Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology Colony. In this video, we are going to discuss zoology questions of GATE 2017. First question is, the characteristic feature of deuterostomes is depicted by coelom formed by the hollowing out of a previously solid cord of mesodermal cells, spiral and determinate cleavage, formation of mouth from blastopore, या formation of anus from blastopore. Well, the answer is D. Formation of anus from blastopore. देख सकते हैं आप इस डायग्राम में प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है कि माउथ जो है ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है और ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है माउथ एनस से डेवलप होता है या अवे फ्रॉम द माउथ एंड जो बायलेटरल एंसेस्टर्स थे उनको इसी बेसिस पे डिवाइड किया गया इसमें प्रोटोस्टोम्स में मोलस्क एनालिड्स नीमेटोड्स और आर्थ्रोपोड्स आए वाइल इन ड्यूटेरोस्टोम्स इसमें एकाइनोडर्म्स हेमिकॉर्डेट्स और फिर कॉर्डेट्स के अंदर जो भी सेफेलोकॉर्डेट्स हैं वर्टिब्रेट्स हैं ट्यूनिकेट्स या यूरोकॉर्डेट्स वाले मेंबर्स हैं वो सारे इसमें आते हैं सो द आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज one of the most remarkable features of evolution is the formation of amnion and allantoin. This appeared for the first time in evolutionary time scale in इसमें क्या हुआ था कि रेप्टाइल्स में सबसे पहले आया था सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आप देख सकते हैं एमनियन लेयर के हिसाब से ही जो एमनियोट्स नाम दिया गया था एक ग्रुप को और उसके अंदर जो है क्लासेस 3 क्लासेस आती हैं क्लास रेप्टिलिया एव्स या बर्ड्स एंड क्लास मैमेलिया तो जो रेप्टिलिया है उसमें सबसे पहले ये देखा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज A woman with blood group A gives birth to a baby with blood group AB. The blood group of the father would be only AB, only B, either AB or B. Then D option is blood group O. So the answer will be C, either AB or B. कैसे? आप देख सकते हैं कि जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो दे रखा है ए तो इसका जीनोटाइप या तो IA हो सकता है या फिर IAIO हो सकता है पर हमें पता है कि इसके चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो आया है IAIB मतलब AB ब्लड ग्रुप आया है तो इसका जो फादर है तो जो फादर का ब्लड ग्रुप है वो या तो होगा IAIB दैट इज AB ब्लड ग्रुप तो भी क्या होगा ये जाके ए बी ब्लड ग्रुप जो प्रोजेनी है या बेबी है उसका बन सकता है या फिर बी हो सकता है आई बी और IBIO जीनोटाइप ठीक है अगर IA होता तो फिर बी नहीं बनता यहाँ पे IAIO अगर O ब्लड ग्रुप होता तो IO हो जाता तो भी A ब्लड ग्रुप बनता ठीक है तो फिर आंसर इज आइदर AB और B So the question is, the enzyme amylase can break alpha glycosidic linkages between glucose monomers. Hence, amylase can digest which one of the following carbohydrates? Cellulose, starch, chitin या xylens. Well, cellulose में क्या होता है बीटा linkages होती हैं बीटा वन फोल्ड linkages. Well, chitin जो है ये एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है और starch जो है इसमें होता है अल्फा वन फोल्ड linkages. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये अमाइलोज का डायग्राम है जो कि स्टार्च क्या होता है वो दो तरीके के ग्लूकोज पॉलीमर बनाता है या तो अमाइलोज या अमाइलोपैक्टिन ये अमाइलोज के स्ट्रक्चर में दे रखा है यहाँ पे अल्फा वन फोल्ड लिंकेजेस क्लियरली विजिबल है और जो अमाइलेज है वो उसी पे एक्ट करता है और अमाइलोपैक्टिन क्या है ये अल्फा वन फोल्ड लिंकेजेस भी है इसमें और इसमें ब्रांचिंग देखी जाती है अल्फा 1,6 से तो यहाँ जो 6th कार्बन है वहां से दूसरा जो है ब्रांच्ड sugar molecule वो present होगा glucose molecule. Then the next question is the metabolic pathway which is common to both fermentation and cellular respiration is TCA cycle, electron transport chain, glycolysis या synthesis of acetyl coenzyme A from pyruvate. Well the answer is C glycolysis. देखिए ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है 10 स्टेप्स होते हैं जो कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते हैं फिर ये पायरुवेट से या तो एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन से इथेनॉल बन जाता है इन यीस्ट या फिर
लैक्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है, ये भी अनएरोबिक कंडीशन में, जिसमें कि विग्रस कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लैक्टेट फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। देन वी हैव एरोबिक कंडीशंस में क्या होगा, ये बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि टीसीए साइकिल हो जाती है, सिट्रिक एसिड साइकिल, और फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, जो कि एरोबिक कंडीशंस में प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल सेल्स बनाते हैं। सो ये 3 फेट है जो कि ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है, और उसमें से फर्मेंटेशन और जो टीसीए साइकिल है दोनों इसके बाद बनती है। A female spotted sandpiper courts male repeatedly. This behavior can be explained by the term polyandry, polygyny, monogamy या sexual cannibalism. Well, the answer is polyandry. So polyandry defines mating systems in which individual females mate with multiple males, while polygyny में इसका उल्टा हो जाता है, individual male with more than one female. Then monogamy में single mate होता है during a period of lifetime. वाइल सेक्सुअल कैनिबलिज्म में मेटिंग के बाद क्या होता है कि सेक्सुअल कन्फ्लिक्ट से मेटिंग पार्टनर को मार दिया जाता है। देन मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज which is a parasite having a complex life cycle. The fusion between male and female gametocytes of plasmodium happens inside mosquito, midgut या intestine, उसमें होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें मॉस्किटो बाइट से, मॉस्किटो क्या करता है, स्पोरोजोइट्स यहाँ पे इंजेक्ट कर देता है फ्रॉम अनदर ह्यूमन, जो कि इन्फेक्टेड ह्यूमन था, उससे ये स्पोरोजोइट्स लेके आते हैं, और फिर ये स्पोरोजोइट्स लीवर तक पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू। देन यहाँ पे पैरासाइट रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इट इनटू द ब्लड। ब्लड में पैरासाइट पहुंच के फीवर कॉज करते हैं, बाकी और एक्स्ट्रा सिम्टम्स जो है वो कॉज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, न्यू ब्लड सेल्स को बार बार जो है इन्फेक्ट करते रहते हैं। देन इसकी सेक्सुअल स्टेजेस जो है वो रेड ब्लड सेल्स में ही हो रही होती हैं, जिसमें मेल और फीमेल के गैमीट का फ्यूजन होता है, और ये जो मस्कीटो है ये इसको टेकअप कर लेता है, और फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मस्कीटोज इंटेस्टाइन में होती है। देन सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं मस्कीटो के, उसके अंदर स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर ये वापस से जब दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं फिर ये स्पोरोजोइड्स को ट्रांसफर कर देते हैं, और ये साइकिल, लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। देन वी हैव aromatase inhibitors are often prescribed for postmenopausal women to treat estrogen receptor positive breast cancer patients, because these class of drugs reduce prostaglandin biosynthesis, reduce the level of estradiol biosynthesis, inhibit conversion of testosterone to dihydrotestosterone. Yeah, they are non-toxic in postmenopausal women. So the answer is it reduces the level of estradiol biosynthesis, क्योंकि एरोमेटेज एंजाइम जो है वो कहाँ पे इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रॉन या एस्ट्राडायल बनाने में, जो कि फर्दर लीवर में जाके एस्ट्रियोल बनाते हैं। So mainly progesterone and androgens are synthesized first, and then during the follicular phase of the ovarian cycle, before these two initial hormones can leave the ovaries, almost all the androgens and progesterones are converted into the estrogens by the enzyme aromatase in the granulosa cells. तो जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन बनते हैं, और वहाँ पे ये एरोमेटेज जो है इनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनटू एस्ट्राडायोल्स या एस्ट्रोजेंस में। देन ये क्या होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स में होते हैं, कभी कभार ये लीक आउट भी कर देते हैं, और एफएसएच की स्टिमुलेशन से इनकी एक्टिविटी जो है बढ़ सकती है। एंड सो द आंसर इज बी, क्योंकि वो एरोमेटेज इनहिबिटर, अगर एरोमेटेज इनहिबिट हो गया तो एस्ट्रोजन जो है नहीं बनेगा, तो एस्ट्राडायल बायोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। Then we have the covalent modification performed by kinases which regulate proteins in signaling pathways is glycosylation, methylation, ubiquitination या फिर phosphorylation. Answer is phosphorylation. So kinase क्या होता है? It is an enzyme that catalyzes the transfer of phosphate groups from high energy phosphate donating molecule जैसे कि ATP.
to specific substrates. This process is known as phosphorylation. Next question is, which one of the following statements is not correct? During metaphase, the two copies of chromosomal DNA are held together at the centromere. बिल्कुल सही है ये. The short arm of chromosome is referred to as P, while the long arm is known as Q. ये भी सही है. ये जो short arm होता है वो P होता है और ये Q होता है. The terminal structures at the end of the chromatids are referred to as telomeres. बिल्कुल सही. The terms heterochromatin and euchromatin refer to the active and repressed regions of the chromosome respectively. ये गलत है. कैसे? हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं रिप्रेस्ड रीजन वाइल यूक्रोमैटिन होते हैं एक्टिव रीजन. यहाँ पे उल्टा दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज फाउंड टू हैव 2n is equal to 16 chromosomes. The number of linkage groups in this species will be. देखिए सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कैसे पता करते हैं? वेल, इन एन ऑर्गेनिज्म इट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन इट्स हैप्लॉइड सेल. अगर ह्यूमंस में अगर एग्जांपल लेते हैं तो फीमेल्स में 23 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं, 22 ऑटोजोम्स और 1 पेयर ऑफ होमोलोगस सेक्स क्रोमोसोम जो कि XX हो जाते हैं. बट मेल्स में क्या होता है? 22 ऑटोजोम्स तो होते ही हैं बट दे डू नॉट हैव होमोलोगस सेक्स क्रोमोसोम क्योंकि एक X होता है एक Y होता है. सो 22 + 1 + 1 तो 24 लिंकेज ग्रुप्स पाए जाते हैं. क्वेश्चन में दे रखा है 2n is equal to 16, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में 16 मिल रहे हैं. अगर ह्यूमंस में देखें तो 2n is equal to 46 होता है. तो ऐसे ही अगर हम इसका हैप्लॉइड फॉर्म लें, इट इज द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन हैप्लॉइड सेल, तो इसका हो जाएगा आंसर 8. लिंकेज ग्रुप्स आर 8 लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the Michelson and Stahl experiment, E. coli was grown in a medium containing NH4Cl 15 isotope के साथ. After 24 hours, E. coli were transferred to medium containing 14 या फिर isotope 14 NH4Cl. After the fourth generation in medium containing NH4Cl, the ratio between hybrids, that is N15 and N14, and light, that is N14 labeled DNA will be where the value of n is. तो ये तो पता ही चल रहा है कि जो एक है वो हाइब्रिड बन रहा है. तो लाइट का क्या है? n दे रखा है हमें नंबर. ठीक है, ये डायग्राम में देख सकते हैं आप. सबसे पहले जो कल्चर में हमने क्या किया, 15 हैवी मीडियम में DNA ग्रो कराया. देन रेप्लिकेशन हुआ. जब उसको N14 मीडियम में या लाइट मीडियम में शिफ्ट किया गया तो हमें इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला DNA मिला जिसमें N14 भी है तो N15 वाला DNA स्ट्रैंड भी है. देन सेकेंड रेप्लिकेशन साइकिल में एक पूरा ही लाइट चेन मिला, लाइट DNA मिला. देन एक इंटरमीडिएट मिला. हो कैसे रहा है? देखिए, ये मान लीजिए है लाइट DNA दैट इज N14 और ये वाला मान लीजिए है N15. यहाँ हम इसको उल्टा कर देते हैं. जैसे इस डायग्राम में दे रखा है, ये हो जाएगा N15 और ये हो जाएगा N14. तो सबसे पहले क्या होगा, ये सेपरेट होंगे. फिर इनका क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा. यहाँ पे हाइब्रिड का यहाँ पे क्या होगा, एक हाइब्रिड मिल रहा है हमें, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा. और एक यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, पूरा ही लाइट मिल रहा है क्योंकि ये N14 मीडियम में ग्रो कर रहे हैं. तो रेप्लिकेशन भी उसी हिसाब से हमें ये मिलेंगे स्ट्रैंड्स. सो थर्ड साइकिल में क्या हो रहा है, 3 मिल रहे हैं ये और एक ये मिल रहा है हाइब्रिड वाला. देन फोर्थ साइकिल में क्या होगा, ये स्ट्रैंड अलग करेंगे, ये स्ट्रैंड अलग, ये स्ट्रैंड अलग, ये स्ट्रैंड अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग. तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक बनेगा हाइब्रिड. तो 1:7. सो n is equal to 7. Next question is, the population data present in an island is as follows.
कैपिटल ए जीनोटाइप दे रखा है 300, कैपिटल ए स्मॉल ए 500, स्मॉल ए 200 और टोटल दे रखा है 1000। हमें क्या निकालना है? द एलील फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला बना सकते हैं। एलील फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू एलील फ्रिक्वेंसी या जीनोटाइप कैपिटल ए प्लस फ्रिक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए डिवाइडेड बाय 2 या 1/2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब हमने ये क्यों किया है? क्योंकि जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है उसमें स्मॉल ए का भी जीनोटाइप प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमें टोटल ए अगर निकालने कैपिटल ए तो हमें उसको हाफ करना पड़ेगा उसका। तो 300 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, 500 को हमने हाफ कर दिया है तो 250 आ गया, इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.55 frequency of capital A. So the answer is 0.55. A cell in G1 phase has 16 chromosomes. The total number of chromatids that would be found per cell during metaphase 2 of meiosis are. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें कितने क्रोमैटिड्स होते हैं। ये क्रोमोसोम है, ये फर्स्ट क्रोमैटिड, ये सेकंड क्रोमैटिड, ये हो गया डिप्लॉइड क्रोमोसोम। और अगर हैप्लॉइड है तो उसमें एक क्रोमैटिड होता है। और मियोसिस में हम जानते हैं कि मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। और जो मियोसिस 1 है दैट इज इक्वेशनल डिवीजन और जो मियोसिस 2 है इट इज रिडक्शनल डिवीजन। G1 फेज में क्या है, हमारे पास 16 क्रोमोसोम बता रखे हैं। एस फेज, इसके बाद एस फेज आता है जिसमें डीएनए का नंबर तो डबल हो जाता है, मतलब रेप्लिकेशन हो जाता है, पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो एस फेज में भी 16 क्रोमोसोम्स, G2 में भी इतने रहेंगे, वाइल मियोसिस 1 में भी हमें 16 क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है। तो होगा क्या, मियोसिस 2 में हमें रिडक्शनल डिवीजन मिलेगा तो 8 क्रोमोसोम मिलते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे ये मियोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर 16 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो फिर मेटाफेज 1 और इसमें भी 16 ही रहेगा। पर जब यहाँ पे ये डिवाइड कर जाएंगे तो यहाँ पे 8 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे क्योंकि ये क्या है, डिवाइड हो गए और फिर रिडक्शनल डिवीजन पे शो हो रहा है, तो फिर यहाँ पे हो जाएंगे 16 क्रोमैटिड्स। So the answer is 16. Upon activation of phospholipase C by ligand binding to G protein coupled receptor, the calcium concentration in cytosol will A. Decrease due to blockage of IP3 gated channels on endoplasmic reticulum. Decrease due to blockage of IP3 gated channels on plasma membrane. ये दोनों ही गलत हैं, डिक्रीज नहीं होता है, वो इंक्रीज ही होता है। देन सी ऑप्शन इज इंक्रीज ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम IP3 गेटेड चैनल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे नहीं होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज इंक्रीज ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम IP3 गेटेड चैनल ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम as well as influx of calcium from IP3 gated channels on plasma membrane. ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ये ब्रूस एल्बर्ट्स का डायग्राम है जिसमें साफ साफ दिखा रखा है कि GPCR प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होता है फिर वो फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर देता है। देन जो फॉस्फोलाइपेज सी है वो PIP2 या फॉस्फो आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट को डायसाइल ग्लिसरॉल या डैग और IP3 या आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। देन डैग जो है वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करता है। देन जो IP3 है वो जाके यहाँ पे रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, जो कैल्शियम गेटेड चैनल है वहाँ पे जाके बाइंड करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन से कैल्शियम रिलीज का काम करते हैं। और प्रोटीन काइनेस सी से जाके जब भी कैल्शियम बाइंड करता है तो फर्दर और प्रोसेसेस में वो इन्वॉल्व हो जाता है। सो आंसर डी इज करेक्ट। Next question is, match the following molecules in group 1 with their function in group 2.
फर्स्ट इज ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन का काम जो है वो आयरन को बाइंड करने का है। देन वी हैव इंसुलिन। इंसुलिन का काम है अपटेक ऑफ ग्लूकोज। देन वी हैव अल्फा मैक्रोग्लोबुलिन, ये एक प्रोटीनेज इनहिबिटर है। देन वी हैव फाइब्रोनेक्टिन, नेक्टिन जो कि सबस्ट्रेट, इट इज अ सबस्ट्रेटम फॉर सेल अटैचमेंट। सो आंसर फर्स्ट इज या ए इज करेक्ट। If a heavy chain of an antibody molecule weighs 65,000 daltons and a light chain weighs 25,000 dalton, the approximate calculated weight of an IgM antibody in dalton will be 90,000, 180,000, 360,000 या 900,000। सबसे पहले तो IgM एंटीबॉडी जो है वो पेंटामेरिक एंटीबॉडी है, तो उसमें क्या होंगे, 10 जो है हैवी चेन्स होंगे और 10 जो है लाइट चेन होंगे। क्योंकि अगर आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का होता है, ये जो है ये लाइट चेन होती है और ये जो है ये हैवी चेन होती है। सो 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होती है एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में। देन इसके पास क्या है, इनटू 5 है, तो ये हो गई 10 हैवी एंड 10 लाइट। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हैवी चेन जो है 10 हैवी चेन्स का वेट कितना हो जाएगा, 65,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हम लिख सकते हैं 650,000। और 10 लाइट चेन का 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 250,000। तो अगर हम टोटल वेट कैलकुलेट करें तो इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 900,000 Dalton. So the approximate calculated weight of an IgM antibody in Dalton will be 900,000. तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये IgM एंटीबॉडी का डायग्राम है जो कि एक पेंटामेरिक एंटीबॉडी है, और एक सिंगल एंटीबॉडी का डायग्राम है जो आप IgG भी मान सकते हैं इसको। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हैवी चेन, ये दूसरी हैवी चेन, ये लाइट चेन, ये लाइट चेन। सो इधर भी ऐसे ही दे रखा है, ये वाई शेप्ड एंटीबॉडीज होती हैं सारी। तो ये हो गई हैवी चेन, ये हैवी चेन, ये लाइट चेन, लाइट चेन। आप देख सकते हैं ये 5 टोटल अरेंज है यहाँ पे, तो आंसर इज 900,000. Match the signaling pathways in group 1 with their function in group 2 during the process of development. तो पहला है Hedgehog signaling. तो Hedgehog signaling का रोल होता है in facial morphogenesis in vertebrates and its mutation causes cyclopia, जो कि एक सिंगल आई फॉर्मेशन होती है। Then we have Hox proteins. Hox proteins क्या करते हैं, they are required for TBX ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेशन फॉर वर्टिब्रेट लिम्ब डेवलपमेंट, तो ये लिम्ब डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होती है। देन वी हैव विंट और WNT सिग्नलिंग, तो इसको है फ्रिजल्ड रिसेप्टर जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये टारगेट सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, और ये पोलैरिटी इन इंसेक्ट्स में हेल्प करते हैं जो कि ड्रोसोफिला में हम पढ़ते हैं। देन वी हैव नॉच सिग्नलिंग. It is involved in signaling at 4-cell embryo stage in C. elegans through GLP-1 expression. So the answer is B. Next question is, in a population which is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of the recessive genotype of a certain trait is 0.09. The percentage of individuals with heterozygous genotypes is. सबसे पहले तो ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये करके जाएं। तो हमें ये 0.09 क्या दे रखा है, रेसेसिव जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी दे रखा है। सो क्यू स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 0.09। तो क्यू हो जाएगा रूट ऑफ 0.09 दैट इज 0.3। हमें पता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के हिसाब से P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो P क्या निकल आएगा जो कि डोमिनेंट के लिए होता है, वो आ जाएगा 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7। और एक और इक्वेशन होती है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें 2pq हेट्रोजाइगस कंडीशन को या हेट्रोजाइगस फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी जीनोटाइप को। सो
2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3 हो जाएगा 0.42। सो द परसेंटेज हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 42%. So the answer is 42% individuals are heterozygous genotype. So next question is, an enzyme preparation has activity of 2 units per 20 microliter and protein concentration is 0.4 milligram per milliliter. The specific activity in units per milligram of this enzyme will be. सबसे पहले तो specific activity क्या होती है? Specific enzyme activity is the number of enzymes units per ml divided by the concentration of protein in milligram per ml. So हम लिख सकते हैं यहाँ पे specific activity is equal to number of enzyme units per ml. Units per ml divided by the protein concentration in milligrams per ml. तो हमें यूनिट पर एमएल तो नहीं पर यूनिट पर माइक्रो लीटर दे रखा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2/20 माइक्रो लीटर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे तो ये मिलीलीटर में हो जाएगा। देन डिवाइडेड बाय 0.4 मिलीग्राम पर ml, ये प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देन ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 डिवाइडेड बाय 0.4, इधर 0, तो ये हो जाएगा 250, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो स्पेसिफिक एक्टिविटी कम्स आउट टू बी 250। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉलोनी and stay tuned for more. Bye.